Okay, solenoid and toroid. Solenoid and toroid are two pieces of equivalent equipment which generate the magnetic fields. The synchronism uses a combination of both to generate high magnetic field required. In both solenoid and toroid, we come across a situation of a high symmetry where the Ampere's law can be conveniently applied. अब सोलोनॉइड क्या होता है? सिंपली वन काइंड ऑफ स्प्रिंग है. सोलोनॉइड मतलब क्या है? एक स्प्रिंग है जिसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, आउटर मैग्नेटिक फील्ड जीरो लिया जाता है कंप्लीटली. ओके, अगर आप यहाँ पे कंसिडर करोगे तो इसमें क्या होता है कि एक सोलोनॉइड होता है, एक जैसे स्प्रिंग जैसा पोर्शन होता है. एक्चुअली सोलोनॉइड क्या होता है? एक स्प्रिंग जैसा पोर्शन होता है ऐसे. ओके, उसमें से करंट पास होता है तो उसके इनर साइड में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है और आउटर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो लिया जाता है. मतलब आपको क्या करना है? सोलोनॉइड इज नथिंग बट आपको एक स्प्रिंग आपके पास एक वायर होगा, उसको आपको सेम रेडियस से पूरा पूरा गोल घुमा देना है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना है कि जिसके अंदर गैप्स ना हो. स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग में भी थोड़ा गैप होता है, स्प्रिंग में भी बिल्कुल गैप ना हो. जैसे कि आपने देखी होगी जो सस्पेंशन होते हैं ना, बाइक के सस्पेंशन की स्प्रिंग जो होती है ना, वो देखना वो कंप्लीटली जुड़ी हुई होती है, उसमें थोड़ा भी गैप नहीं होता. तो वी कैन कंसिडर इट एज अ सोलेनॉइड. अगर उसमें से हमने करंट पास किया तो इट विल बिकम अ सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दैट कॉइल विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द स्प्रिंग. ओके, तो एक सोलेनॉइड बन जाएगा. We shall discuss the long solenoid. By long solenoid, we mean by solenoid's length is large compared to its radius. Okay, there are two types of solenoid. कि उसमें क्या होता है कि एक सोलोनॉइड होता है कि जिसकी लेंथ बहुत छोटी होती है तो वो शॉर्ट सोलोनॉइड बोला जाता है. बट लॉन्ग सोलोनॉइड उसको कहा जाता है कि जिसके रेडियस के कंपेयर में उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है. ओके, लाइक इतना बड़ा सोलोनॉइड है और इतना इतना छोटा सा है, इतना बड़ा सोलोनॉइड है, तो वो उसकी जो लेंथ है वो बहुत बड़ी कंपेयर टू रेडियस, सो इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग सोलेनॉइड. It consists of a long wire wound in the form of helix where the neighboring turns are closely spaced. जो नेबरिंग टर्न्स होते हैं, आजू बाजू के टर्न्स, वो बहुत क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, उनके बीच में थोड़ा भी गैप नहीं होता. स्प्रिंग में भी गैप होता है लेकिन वी आर हैविंग द स्प्रिंग विदाउट एनी गैप. उनके बीच में पीछे जैसा हो गई वो कंप्लीटली एक साथ होगी. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर सम ऑफ द फील्ड ड्यू टू द ऑल टर्न्स. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो हर एक टर्न के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसका पूरा का सम करना है हमें, तो विल गेट अ नेट मैग्नेटिक फील्ड. तो एनामिलेटेड वायर्स आर यूज्ड टू वाइंडिंग सो दैट द टर्न्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर. तो जो टर्न्स होते हैं उनको इंसुलेट करने के लिए उनके बीच में एक मटेरियल यूज किया जाता है कि जिससे फर्स्ट टर्न का करंट अचानक सेकंड टर्न में ना जाए, वो पूरा घूम के जाए. ऐसा नहीं तो हम सारे वायर्स को अगर कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? करंट ऐसे गोल गोल घूमने की जगह सीधा सीधा चला जाएगा. So that should not be happen. So for that purpose, you need to isolate each and every turn with each other so that current will completely go through each and every turn. और वो कंटिन्यूअसली फ्लो होगा करंट, तो इसकी वजह से आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा? तो एक टर्न के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है उसको मल्टीप्लाई बाय n कर देना, तो यू विल गेट n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. ओके, यू कैन सी फ्रॉम फिगर. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा देखो बाहर ऐसे होगा, तो बाहर क्या होगा? आउटर साइड में ऐसे होगा और इनसाइड में ऐसे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर. और सोलेनॉइड इसीलिए यूज किया जाता है सो दैट यू कैन गेट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड द मतलब उसके अंदर से हमें बहुत सारे पार्टिकल्स अगर पास करने हो तो वी नीड अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. दैट पर्पस you need to put that particles inside the solenoid. So figure displays the magnetic field lines of the finite solenoid. अब ये जो फिगर है इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर फाइनाइट सोलेनॉइड है. तो अब इसमें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप अपना थंब रखोगे तो जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां बैंड हो रही है उस डायरेक्शन में आपका क्या होगा? करंट. मतलब इसमें करंट ऊपर से आ रहा है और नीचे के साइड जा रहा है. तो यू कैन सी फ्रॉम फिगर ऊपर जितने टर्न्स है, ये जो बॉक्सेस दिए ये सारे टर्न्स है सोलेनॉइड के. एक सोलेनॉइड ऐसा पूरा सोलेनॉइड जिसको बीच में से काट दिया है, तो क्या बनेगा? उसका ऐसे ही शेप बनेगा. अगर आप किसी सोलेनॉइड को बीच में से काट दोगे तो ऐसे शेप बनेगा. तो उसमें ये डॉट्स क्या बता रहे हैं? तो ऊपर का करंट आउटसाइड आ रहा है और नीचे का करंट उसमें जा रहा है, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है उसमें से. ओके, यू कैन सी फ्रॉम फिगर. तो अब हम एक छोटा सा बॉक्स कंसीडर करेंगे उसमें. ओके, क्योंकि हमें करंट हमें यहाँ पे
एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है, तो सोलेनोइड के अंदर और बाहर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप कंसिडर करेंगे, बट दिस लूप इज दिस टाइम योर लूप इज नॉट सर्कुलर बट दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल लूप, लाइक दिस इज रेक्टेंगुलर लूप यू कैन से। तो ये उसकी लेंथ होगी एच लेंथ है, और यहाँ पे एक सेकेंड लेंथ बी या कुछ भी ले लो। तो यू कैन सी, देखो ये जो लेंथ है एडी लेंथ और सीबी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। ओके, यू कैन सी फ्रॉम फिगर, जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है उसमें दो पोर्शंस होते हैं, वेक्टर बी डॉट डीएल, वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन म्यू जीरो इंटू आई होता है। ओके, आई हम बाद में कंसिडर करेंगे, सबसे पहले बी डॉट डीएल फाइंड आउट करते हैं। तो बी डॉट डीएल मतलब क्या होता है, पूरी जो सर्कल है आपके पास उसका सम, जो भी सर्कल है या जो भी रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसमें जितने सारे पार्ट्स है उन सब का सम करना है। तो वी हैव 4 पार्ट्स हियर, एक ए से बी पार्ट है, एक बी से सी पार्ट है, एक सी से डी पार्ट है और एक डी से ए पार्ट है। सो वी विल इंटीग्रेट वन बाय वन, फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक पार्ट हो जाएगा बी डॉट डीएल। ओके, देन सेकेंड पार्ट प्लस करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू सी वेक्टर बी डॉट डीएल। ओके, then again plus integration from C to D, again B dot dl, and last one plus integration D to A, लूप पूरी कंप्लीट करनी ना हमें D से A तक, again B dot dl। अगर अब इसको चेक करेंगे हम फॉर फर्स्ट वन A to B, तो A to B की लेंथ इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल जीरो बनेगा। तो एंगल जीरो बनेगा तो इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ओके, दिस टर्म विल सस्टेन, मतलब कि ये टर्म सर्वाइव कर जाएगी। अब सेकेंड टर्म बी से सी तक की, तो बी से सी तक के टर्म में आपकी लेंथ जो है ये ऊपर है और आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इनके के बीच का एंगल 90 बन जाएगा, दिस एंगल बिकम्स 90। और जब 90 एंगल बनेगा, ओके, तो cos 90 आएगा, डॉट प्रोडक्ट है मतलब cos 90 आएगा, और cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो दिस टर्म विल बी जीरो, ये टर्म निकल जाएगी। ओके, दिस विल बी कैंसल। अगेन फॉर सी टू डी, अब सी टू डी टर्म में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, यहाँ पे देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड सी टू डी में, तो ये टर्म जीरो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। और फोर्थ टर्म अगेन इट विल बी पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, आपकी डीएल लेंथ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है आपका, अगेन द एंगल बिकम्स 90, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंगल टर्म, सिर्फ एक ही टर्म के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है, ये ए बी टर्म। तो वो कितना होगा, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का आंसर क्या आएगा आपका, वेक्टर बी डॉट डीएल, तो लेंथ पे आपको इंटीग्रेट करना है। ओके, एंगल तो जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड बी ही रहेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ क्या आ जाएगा, तो इसकी जो लेंथ है उतनी आ जाएगी, टोटल लेंथ कितनी ली हमने ए से बी तक की, तो एच है, तो इट विल बी लाइक बी इंटू एच, so whole integration b dot dl is nothing but b into h only यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट पोर्शन क्या होता है, समेशन म्यू जीरो इंटू समेशन आई। तो सपोज कि यहाँ पे कितने हैं, एक लूप में से करंट आई पास हो रहा है, तो ऐसे कितने लूप से सपोज हमारे पास एन लूप से, हमारे पास कितने लूप से, टोटल एन लूप से, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू समेशन आई इज नथिंग बट एन इंटू आई, हमें टोटल करंट लेना होता है। तो यहाँ पे कितने लूप से, एन लूप से, और हर एक लूप में से करंट कितना पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है, तो टोटल करंट कितना बन जाएगा, एन इंटू आई। तो इसके साइड में मैं लिख सकता हूँ म्यू जीरो एन आई। ओके, सो आई वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, सो एच को डिवीजन में लेके जाएंगे, इट विल बिकम म्यू जीरो एन आई बाय एच, और अगर इसको एल लिया होता तो एल आता डिवीजन में। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनोइड इनसाइड द सोलेनोइड।
दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। देखो नेक्स्ट टॉपिक में दिया होगा ये। देखो यहाँ पे म्यू 0 इंटू एन एच आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड बिकम्स एन एच। अब ये एन क्या होता है, तो एन इज नथिंग बट करंट पर यूनिट, जस्ट अ मिनट, अब स्मॉल एन क्या है, तो एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ पे अगर एन टर्न्स हुए तो हमारे पास लेंथ कितनी है, एच लेंथ है। ओके, एक्चुअली डायरेक्ट इक्वेशन हमारा एल इंटू एच आ जाएगा, डायरेक्ट इक्वेशन, बट इट विल बिकम एज म्यू 0 एन आई। तो ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले जो हमने इक्वेशन डिराइव किया अभी, तो बी इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई बाय एच, ये हमने इक्वेशन डिराइव किया। बट एक्चुअली क्या होता है कि एक स्मॉल एन टर्म आता है यहाँ पे, तो एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ हुई तो तब कितने हैं टर्न्स, कितने एन है। ओके, यूनिट लेंथ पे टर्न्स कितने एन है, तो हमारे पास कितनी लेंथ है, एच लेंथ है, सॉरी वी हैव लेंथ एच, हमारे यहाँ सोलेनॉइड की लेंथ कितनी एच है, तो टर्न्स कितने हो जाएंगे, तो सिंपली एन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय एन इंटू एच। Okay, so we'll put n into h in this equation in place of capital N. हाँ मुझे ठीक है, आपको so we will put this n in place of we will put n into h in place of capital N. So what will we get here, so mu 0 small n h I divided by h, so h cancel, so we'll get the answer mu 0 small n I, where small n is number of turns per unit length, because this is your standard equation. तो ये तो क्या था, ये वाला इक्वेशन हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये किसके लिए, तो ऐसे सोलेनॉइड के लिए कि जिसकी लेंथ एच है। बट हमें क्या होता है कि हर एक सोलेनॉइड की लेंथ एच हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा जिसकी लेंथ ज्यादा कम होगी, तो उस केस में हम यहाँ पे एन बाय एच नहीं लिख सकते, सो वी नीड टू हैव अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, म्यू 0 स्मॉल एन आई, तो जो क्या है किसी भी सोलेनॉइड के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता हो, तो हमें पता होगा कि यूनिट लेंथ पे इतने टर्न्स है, तो हमारी लेंथ इतनी है, तो टर्न्स कितने हो जाएंगे, सो दैट लाइक दैट वे यू कैन इजीली सॉल्व दिस। तो ये एन नथिंग बट, ये स्मॉल एन क्या होगा, इट इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, इतना ही आएगा। Small n is nothing but total number of turns divided by total length. Okay, any doubts? ये बहुत सिंपल थ्योरी है, यू कैन अंडरस्टैंड, थोड़ी रीड कर लेना, मैंने इंपॉर्टेंट जो चीजें थी उतना ही मैंने आपको बताया। सो नेक्स्ट टॉरॉइड। अब टॉरॉइड कुछ नहीं होता, सोलेनॉइड जो होगा वो स्ट्रेट होता है, टॉरॉइड इज लाइक दिस, सोलेनॉइड क्या होता है, स्ट्रेट होता है। अब सोलेनॉइड देखो ये स्ट्रेट वायर है, ओके ये सोलेनॉइड है, सपोज स्ट्रेट वायर वाला सोलेनॉइड है। अब इसी को मैं अगर बैंड कर दूं दोनों एंड्स को, तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ टॉरॉइड। टॉरॉइड और सोलेनॉइड में इतना ही डिफरेंस होता है, सोलेनॉइड जो होता है वो स्ट्रेट होता है, उसी को मैं दोनों एंड्स को बैंड करके उसको लास्ट एंड पे उनमें से एक साइड से करंट पास करूं, दूसरे से करंट आउट करूं, तो वो क्या बन जाएगा, टॉरॉइड। गॉट इट? टॉरॉइड सोलेनॉइड से सिंपल होता है, तो दोनों के इक्वेशंस में भी एक छोटा सा डिफरेंस आता है, जहां पे उसके इक्वेशन में डिवाइड बाय में लेंथ थी, यहाँ पे उसके इक्वेशन में डिवीजन में क्या आ जाएगा, सरकमफरेंस आ जाएगा, सरकमफरेंस ऑफ टॉरॉइड। कि अगर सोलेनॉइड है, टॉरॉइड इज होलो सर्कुलर रिंग ऑन विच द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ वायर आर क्लोजली बाउंड। मतलब टॉरॉइड क्या होती है, एक होलो रिंग होती है, उस पर बहुत सारे टर्न्स क्या गए होते हैं, वायर्स के टर्न्स आपने डाले होते हैं, यहाँ पे बाउंड किए होते हैं, जिससे आपको टॉरॉइड मिल जाएगा। उसके एक एंड से आप करंट पास करोगे और वो करंट सेकंड एंड से आउट होगा। Okay, you can see from this end current is entering into the toroid, and from this end current is exiting from the toroid.
So toroid is a hollow circular ring on which the large number of turns of a wire are closely wound. It is viewed as a solenoid which has been bent in a circular shape to close on itself. तो वो क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि it is nothing but a solenoid which is been bent in a circular form. We shall see that the magnetic field in the open space inside and exterior to the toroid is zero. ओके ये जो ओपन स्पेस है इनसाइड इसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है और जो एक्सटीरियर स्पेस है लाइक ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ये क्यू पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा. टॉरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो उसके जो अंदर का एरिया है, इनसाइड एरिया है, उसी के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है. यहाँ पे भी ये जो वॉइड स्पेस है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ये एक्सटर्नल स्पेस है वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो ही होगा. So the magnitude B, the field B inside the toroid is constant in a magnitude for the ideal toroid of closely wound turns. तो ideal toroid के लिए magnetic field inside the loop is constant, completely constant. But actually ideal toroid बनाना possible नहीं क्योंकि इतने close wounds करने impossible होते हैं. मतलब कुछ तो gap रहने ही वाला है, मतलब air तो pass हो जाएगी, इतना gap तो हमेशा होता है. So that there is some very less loss. But वो loss इतना कम होता है कि you can neglect. Okay, so we have three portions of solenoid. तो हमारे पास solenoid के तीन portions हो जाएंगे जिसमें एक inside loop होगा, एक outer loop होगा और एक center loop होगा. तो ये देखो ये एक छोटी loop होगी, फिर एक outer loop होगी और उनके बीच में एक center loop होती है. ऐसे तीन portions में हम divide कर सकते हैं solenoid को. Okay, so let the magnetic field along the loop 1 be B1 in the magnitude, then the Ampere circular law L is equal to 2 pi R1. देखो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो सर्कमफरेंस बन जाएगी. सो यू अगेन टेक हियर L एज अ 2 pi R1. बट एक्चुअली क्या होता है, जो इनसाइड है, देखो ये टॉरॉइड के अंदर का पोर्शन है जहां पे P पॉइंट है. ओके, इस पोर्शन में कोई करंट नहीं है. इसकी वजह से आप अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा भी तो करंट नहीं होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो. आप एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे तो समेशन I लेना पड़ता है आपको. तो इस लूप के अंदर कोई करंट ही नहीं है, यहाँ पे जो लूप लोगे तो देयर इज नो करंट, सो मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो. अब लूप 3, तो लूप 3 ये आउटर लूप है. लूप 3 क्या है आपकी, ये आउटर लूप है. ओके, एक लूप 1 थी वो जो इनर लूप थी, लूप 2 जो इनर लूप थी और लूप 3 जो है वो आउटर लूप है और उसके बाद लूप 1 वो जो इनसाइड होगी होगी. और लूप 3, वेयर इज लूप 3? So thus the magnetic field at point P in the open space inside the toroid is zero. Now we shall now show that the magnetic field at Q is likewise zero. Let the magnetic field along the loop 3 be B3. ये जो loop B3 3 उसका magnetic field suppose B3. Once again Ampere circular law, तो L equals to 2 pi R3. क्योंकि उसकी रेडियस देखो आउटर लूप की रेडियस R3 है, इसलिए लेंथ क्या बन जाएगी 2 pi R3. However, from the sectional cut we see that the current coming out of the plan of the paper is cancel exactly the current going into the plan. मतलब इसमें क्या होता है कि सेक्शनल लूप में करंट इनसाइड और आउटसाइड जो आता है, देखो यहाँ पे क्या होता है आउटर पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट क्या होता है दो इक्वल और ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, वहां पे कैंसल कर देते हैं. जिसकी वजह से क्या होता है कि आउटर पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. क्यों? क्योंकि एक लूप जो होता है उसका करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो सेकंड लूप का करंट इनवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो दोनों करंट इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाने के कारण उसमें होता क्या है आउटर लूप में एक करंट जो होता है वो इनवर्ड होता है और दूसरा आउटवर्ड होता है. तो इनवर्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके एग्जैक्टली अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, इसलिए वो दोनों मैग्नेटिक आउटपुट साइड में आउटवर्ड साइड में कैंसिल आउट हो जाते हैं. So that you will get a zero magnetic field at the outer portion. So again your magnetic field becomes zero. So इसीलिए outer loop में भी magnetic field zero होता है. Okay. Now for the inner loop, let the magnetic field inside the solenoid be. अब solenoid के inner area में कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये area है solenoid का उसका magnetic field suppose कि वो कितना है B है. So ampere circular law, तो यहाँ पे length होती है, but actually ये straight solenoid नहीं, it is toroid. तो टॉरॉइड के अंदर वो एक सर्कुलर रिंग बन जाएगी हैविंग अ रेडियस आर. रेडियस आर की एक सर्कुलर रिंग बन जाएगी जिसकी वजह से हम अब उसको टॉरॉइड में हम जो लेंथ है उसकी जगह पे उसका सर्कमफरेंस लेंगे विच इज 2 पाई आर. ओके, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सोलेनोइड के, n नंबर ऑफ टर्न्स है.
तो जो टोटल करंट हो जाएगा NI हो जाएगा. So your ampere circuital law equation becomes B in bracket 2 pi r is equal to mu 0 NI for toroid. Okay, so the magnetic field inside the toroid is B is equal to mu 0 NI upon 2 pi r. Okay, where N is equals to 2 pi r into N, where the 2 pi r क्या है, average perimeter of a toroid into number of turns per unit length. Small n क्या है, number of turns per unit length है, और 2 pi r क्या है, एवरेज पैरामीटर ऑफ टॉरॉइड. एवरेज क्यों लिया गया है, देखो यहाँ पे एवरेज पैरामीटर क्यों ले रहे हैं हम लोग, जस्ट मिनट, क्योंकि देखो सोलोनॉइड जो है उसको दो रेडियसेस है, यहां से सेंटर होगा तो ये एक रेडियस है और सेकेंड रेडियस ये होगी, सॉरी सेकेंड रेडियस विल बी दिस, so that we will not consider as a center portion, और इन दोनों के बीच में हमें फाइंड आउट करना है. तो जो सर्कमफरेंस हम लेंगे वो एवरेज सर्कमफरेंस होता है उसका, इन दोनों के बीच वाला. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स एवरेज पेरिफेरल. तो दोनों के लिए इक्वेशन म्यू 0 NI होगा, लेकिन इसके लिए जो स्मॉल n होगा, ओके, वो क्या होगा, सॉरी, दोनों के लिए जो इक्वेशन है म्यू 0 NI होगा, लेकिन उन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, तो स्ट्रेट लेंथ होती है इसलिए हम लोग L लेते हैं वहां पे डिवीजन में, और यहाँ पे स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफरेंस लेना पड़ेगा. ओके, सो म्यू 0 NI अपॉन 2 पाई r आएगा इसके डिनोमिनेटर में, और वहां पे क्या आएगा, म्यू 0 NI अपॉन L only. Understood? Any doubts? We shall now compare two results for solenoid and toroid. So we re-express the equation, so we'll get the answer. So दोनों के स्टैंडर्ड इक्वेशन म्यू 0 NI ही होगा, लेकिन जब हम सोलेनॉइड की बात करेंगे, देखो ये चीज हमेशा याद रखना, दोनों का स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है, लेकिन फॉर सोलेनॉइड के लिए जो स्मॉल n होगा वो क्या होगा, कैपिटल N अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. ओके, लेकिन टॉरॉइड के लिए यही चीज क्या बन जाएगी, स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन 2 पाई r, एवरेज सर्कमफरेंस और एवरेज पेरीमीटर. गॉट इट? बारी पूरा इक्वेशन दोनों के लिए सेम टू सेम होगा. I think it is clear to you. दोनों को इक्वेशन सेम है, दोनों का डेरिवेशन सेम है, सब कुछ सेम है.